तो तिवारी, क्या लगता है बिहार में जब भी चुनाव का दौर आता है तो सरकारी नौकरी के वायदे क्यों गूंजने लगते हैं? मतलब ऐसा हर बार ही क्यों होता है? इसके अलावा क्या लगता है, जितनी जनसंख्या है बिहार की, क्या हर युवा को सरकारी नौकरी दी जा सकती है? और इसके साथ कोई आंकड़े हैं तेरे पास तो वो भी जरा शेयर कर हमारे साथ। हाँ तो देख, बिहार में क्या होता है कि जैसे ही जैसे ही चुनाव आते हैं हम्म। तो सारे नेता बस एक ही वायदा करते हैं कि हम 15 लाख सरकारी नौकरी देंगे, हम 20 लाख सरकारी नौकरी देंगे। हम्म। 2020 में जो हमारे यहाँ चुनाव हुए थे उसमें भी कुछ ऐसे था कि एक पार्टी ने वायदा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, हम्म। दूसरे ने वायदा किया था कि 18 लाख नौकरी देंगे। हम्म। अब ये देख कि दोनों पार्टियों की सरकार लगभग आधे आधे साल के लिए रही है। तो अगर आधे आधे साल को देखा जाए तो 10 लाख का आधा 5 लाख और 18 लाख का आधा 9 लाख। हम्म। इसका मतलब 14 लाख नौकरियां इन 5 सालों में सरकार बिहार के लोगों को मिलनी चाहिए। हाँ। लेकिन वास्तविकता क्या है? भाई साहब, बिहार के लोगों को अगर रोजगार मिलता तो तू ये देख ले कि सारे ही बिहार के लोग बाहर आके काम कर रहे हैं। आखिर हम्म। ऐसा क्यों है? हमारे यहाँ नौकरी नहीं है। बिहार में इस बार जो बजट आया है हम्म। उसमें 9 लाख से बढ़ा के 12 लाख सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। मात्र 12 लाख नौकरी। हम्म। हमारी टोटल 13 करोड़ की जनसंख्या है। एक हम्म। परसेंट लोगों को भी हम सरकारी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं आज 2025 आजादी हम्म। के इतने सालों बाद तक। हम्म। अब आते हैं केंद्र और राज्य दोनों के आंकड़े पे। केंद्र और राज्य दोनों में के जो सरकारी नौकरी बिहार में हैं वो है 20,50,000। ये एक अनुमानित आंकड़ा है, वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। जो मेरे राज्य की कुल 1.57% है। हम्म। मतलब 100 में से 1.5 आदमियों को, अगर राज्य सरकार के साथ साथ जब केंद्र सरकार भी नौकरी देने पे आतुर होती है तो मात्र 1.5 लोगों को नौकरी मिलती है। और बिहार में एक चुनावी तो 1.5% लोगों को रोजगार देके आप किसी भी बात को चुनाव में मुद्दा बनाना चाहते हैं। मतलब ये तो जनता को सरासर मूर्ख बनाने जैसी बातें हो गई ना। हम्म। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। आप ऐसा कर ही नहीं सकते। तो बेरोजगारी का आंकड़ा देख ले। हमारे यहाँ एक सर्वे हुआ जिसमें कुछ 34-35 लाख बेरोजगार आए। दूसरा सर्वे हुआ उसमें कुछ 50-52 लाख के आसपास बेरोजगार आए। अगर दोनों आंकड़े का हम एवरेज लें तो हमारे यहाँ 43 लाख से तो ज्यादा बेरोजगार हैं। 2-4-5 लाख सरकारी नौकरी देके आप किसका भला करना चाहते हैं? हम्म। और रही बात कि क्या राज्य सरकार के पास बजट है क्या कि वो चल 10 लाख लोगों को नौकरी दे दिया, पर क्या 10 लाख लोगों को नौकरी देने के बाद से क्या उनका वेतन समय पे दे पाएंगे? तुझे पता है कि बिहार में जितनी सारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं, राज्य कर्मियों को कभी भी समय पे वेतन नहीं मिलता। कभी उनका हम्म। वेतन 2 महीने डिले होता है, कभी 3 महीने डिले होता है। तो आप किसी को नौकरी देना, आप ये देखिए कि क्या आपके पास बजट है? नहीं। आप उनको वेतन दे सकते हैं? नहीं। हम्म। किस आधार पे आप ये बातें कर रहे हैं? जनता को मूर्ख बनाने के लिए वायदे कर देना है, वायदे पूरा होना नहीं है। पूरे इंडिया की अगर बात करें तो टोटल 40 करोड़ लोग इंडिया में प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर मिला के जो जॉब कर रहे हैं, जो आंकड़ों में है, उसमें मात्र केवल 1 से 2% लोग मूल रूप से राज्य या केंद्र के सरकारी कर्मचारी हैं। 80% लोग आज भी भाई साहब प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, और वो प्राइवेट सेक्टर में ही है या फिर किसी हम्म। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो जॉब कर रहे हैं। करेक्ट हूँ। तो यही चीजें हैं कि अगर मेरे देश की 60% के आसपास की जो जीडीपी है और जो हमारी जो आय का जो स्रोत है उसका 60% अगर हम सर्विस सेक्टर से ले रहे हैं, तो उसमें हम सरकारी नौकरी दे के कैसे ही किसी राज्य को डेवलप कर सकते हैं? क्या क्या अमेरिका इतना डेवलप है क्या उसके यहाँ सरकारी नौकरी है? क्या चाइना इतना डेवलप है कि उसके यहाँ सरकारी नौकरी है? नहीं। भाई आज हमारे यहाँ भी माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और इतनी अमेजोन, इतनी बड़ी कंपनियां होगी हम्म। तो आज आज हम भी आगे बढ़ेंगे। नॉर्मली ये सोच ले कि इस देश में अगर नॉर्मल जो हमारे टेक जाइंट्स हैं, HCL हो गए, बजाज हो गए, एयरटेल है, जियो है, अगर ऐसी कंपनीज नहीं होती तो कितने लोग ऐसे हैं आज? मतलब बेरोजगारी का क्या ही आलम होता। हाँ। लोग एक दूसरे के ऊपर कूद रहे होते भाई हाँ। हाँ। नौकरी के लिए। तो ये है कि लोगों को विशुद्ध रूप से मूर्ख बनाया जा रहा है। तो फिर मतलब मुझे ये नहीं समझ में नहीं आता, तो सरकारी नौकरी का इतना मतलब सरकारी नौकरी को इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों माना जाता है बिहार में? क्या इसके पीछे बस जो सरकारी नौकरी के साथ जो स्टेबिलिटी आती है वही कारण है या और कुछ है?
हाँ, ये अच्छी बात है। तो अभी कैसे है ना कि एक बच्चा जब ग्रो होता है, हम्म। तो भाई उसकी जिस तरीके से आप उसकी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं उस पे हम्म। बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। हम्म। तो हमारे यहाँ बचपन से ही लोगों को देखा जाता है कि देखो आपके पड़ोस में भैया रह रहे हैं, चाचा रह रहे हैं, मामा ताऊ जो भी हैं, हम्म। वो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। उन्हें किसी इस चीज से कतई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी सैलरी क्या है, उन्हें उनके उनका लाइफस्टाइल क्या है। बस उन्हें ये दिखाया जाता है कि नहीं, नौकरी का मतलब ही सरकारी नौकरी। हमारे यहाँ नौकरी, सरकारी नौकरी जो है वो नौकरी का पर्याय है। बट ऐसा है नहीं। 1% या 2% जो रोजगार का माध्यम है वो पर्याय नहीं हो सकता। 80% को आप भले ही रोजगार का पर्याय बोल सकते हैं, लेकिन 2% वालों का पर्याय नहीं बोल सकते। और लोगों का कैसा है कि लोग स्टेबिलिटी की तरफ देखते हैं कि चलो भाई हाँ। सरकारी नौकरी है तो 60 साल तक रिटायरमेंट हो जाएंगे, उसके बाद से एक अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में देखिए कि प्राइवेट सेक्टर में आप अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप 60-70 साल तक नौकरी करें, आपका पीएफ का अच्छा खासा अमाउंट आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और सारी चीज़ें केवल पैसा और यही नहीं है, लाइफस्टाइल आप देखो कि एक प्राइवेट नौकरी करने वाला आदमी इंडिया के 4 जो बड़े हमारे महानगर हैं या मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ जाके नौकरी कर रहा है। एक मेट्रो सिटी में काम करने वाला आदमी और एक बिहार के दूर सुदूर गांव में काम करने वाला आदमी, जहाँ बाढ़ की समस्या है, जहाँ बिजली की समस्या है, आप वहाँ पे किसी सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल ही लगे हो और आपकी हम्म। सैलरी अच्छी खासी हो, लेकिन भाई आपकी लाइफस्टाइल के नाम पे तो आपको कुछ नहीं है ना। आप हाँ। अपने बच्चे को रोज आप अपने बच्चे को क्या ही पढ़ाई का ऑप्शन देंगे। जिस सरकारी स्कूल में आप पढ़ाते हैं उसमें तो आप अपने बच्चे को भेजेंगे नहीं पढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। और इन सब चीजों के बावजूद भी पता नहीं बिहार के लोगों में क्या ही ऑब्सेशन है कि नौकरी मतलब सरकारी नौकरी, दमाद मतलब सरकारी नौकरी करने वाला दमाद। तो काफी लड़कों में तो ये भी क्रेज है कि चलो भाई अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो अच्छी लड़की से शादी होगी, हाँ। मोटा दहेज। तो दहेज तो हमारे यहाँ एक हम्म। बहुत ही बड़ी चीज है। कहने सामने से तो कोई ऐसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि कानून कानून की कुछ बाध्यताएं हैं, लेकिन अंडर द टेबल तो भाई सभी लेते हैं। और अभी एक वीडियो देखी होगी कि कम दहेज लेना गलत है, मोटा दहेज हाँ। लेना एक सामाजिक प्रतिष्ठा है। और ये हम्म। बात सही है। ये बात बहुत हद तक सही है कि अगर आपको 50 लाख रुपए दहेज और थार मिल रही है तो कोई 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 गलत बात नहीं है वो। आपको समाज में थोड़ा आपका कद बढ़ जाएगा। कल से आपके परिवार को समाज में थोड़ा ऊंचा देखा जाएगा कि भाई फलाने को 50 लाख रुपए और थार मिली है, फॉर्च्यूनर मिली है। तो ऐसे है। बट मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि भाई आप ठीक है सरकारी नौकरी करें, बट केवल सरकारी नौकरी को अपना करियर का ऑप्शन बनाना। और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी करी, कोशिश करी, नहीं हुई। आज वो क्या कर रहे हैं उन दिनों में। हम्म। अगर आपने कोई स्किल सीखा होता तो कितना ही अच्छा आप किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे होते, लेकिन आज कुछ 10-12 हज़ार की वो नौकरियां कर रहे हैं। हाँ। 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 तो बिहार का जो युवा है, मान ले अगर वो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता है, तो प्राइवेट सेक्टर में उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और वहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए उसे क्या करना चाहिए? भाई मैं एक बेसिक सी चीज बताता हूँ। हम्म। आज दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम्म। केवल कॉल सेंटर में जॉब करके और अपनी एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। आज हमारे यहाँ पटना में, मतलब मेनली अगर बिहार को देखा जाए तो पटना हमारा हब है, हाँ। हमारी राजधानी है। हम्म। एक भी कॉल सेंटर नहीं है। हमारे जो लोग मंत्री बनते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि जब इन्वेस्टमेंट समिट हो तो लोगों को बुलाएं, लोगों को बोले कॉल सेंटर के लिए एक बिल्डिंग चाहिए होती है, एक अच्छी कानून व्यवस्था और 24 घंटे बिजली आए, बस उसके उसके लिए तो इंफ्रा के नाम पे और कुछ चाहिए नहीं, बिल्डिंग सबके पास ही है। हम्म। तो ये सारी चीजें सरकार कर सकती हैं। आज इसको एक नॉर्मल समझ कि 15 हज़ार की नौकरी मैं कॉल सेंटर दिल्ली में कर रहा हूँ, 5-7 हज़ार रुपये मैं रेंट दे देता हूँ, 2-4-5 हज़ार रुपये मेरे रहने के खर्चे हैं, 4-5 हज़ार रुपये मेरे व्यक्तिगत तौर पे बच रहे हैं। अगर यही पैसे 15 हज़ार में बिहार में कमाता तो 5-7 हज़ार रुपये जो मैं रेंट देता वो किसी बिहार के व्यक्ति को देता, और जो 5-7 हज़ार रुपये मेरे रहने के खर्चे हैं वो भी बिहार में ही जाता। हाँ। तो कहीं ना कहीं मेरे 15 हज़ार मेरे राज्य की जीडीपी में ही ऐड होते। यहाँ मैं जो 15 हज़ार कमा रहा हूँ वो 10 हज़ार दिल्ली एनसीआर की जीडीपी में ऐड हो रहा है, और 5 हज़ार जो मैं बचा के घर पे बेचता हूँ उस वो मेरी राज्य की जीडीपी में ऐड हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, आप फिर घर के पास हैं तो आने जाने का भी किराया, तूने तो देखा ही होगा कि भाई हाँ। जो बिहार से जो ट्रेनें आती जाती रहती है उसमें हमेशा ही भाई सीटों को लेके लड़ाइयाँ रहती हैं। पूरे आपको 1,000 के टिकट 5 हज़ार में लेके आप जाने के लिए, और आप कुछ नहीं कर सकते, आप विवश हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं जो कि लोग ऐसा करके, हाँ लोग क्या कर सकते हैं
लोग अच्छी, सबसे पहले अगर लोगों से अगर ये देखा जाए तो बिहार के लोग सबसे पहले तो अपनी भाषा मतलब लैंग्वेज को सुधारें कि अच्छी हम्म हिंदी बोलें, किसी और इंग्लिश कोई भी जो लैंग्वेज है हमारी वो अच्छी लैंग्वेज को सीखें, ताकि अगर कॉल सेंटर में भी जॉब के लिए आप जाएं तो एक अच्छा इंटरव्यू दें। आपको कोई दूर से आपकी जुबान खुलते ही कोई ये ना बोले कि देखो वो बिहारी बोल रहा है। तो हाँ, मतलब ये चीजें हैं, लोग जुबान से ही लोगों को पहचान जाते हैं कि ये चीजें हैं। फिर जो जो भी छोटे मोटे स्किल्स हैं, जैसे जो वर्ड है, एक्सेल है, पीपीटी है, या आज के टाइम पे यूट्यूब है। अब देखिए एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री बनने जा रही है, जो ये वीडियो एडिटिंग और इन सब चीज़ों की इंडस्ट्री बनेगी। तो लोगों को ये सारी चीज़ें भी सीखनी चाहिए कि भाई आप चीज़ों को कैसे क्रिएटिव तरीके से बना रहे हैं। और रोजगार के मामले में केवल एक चीज़ नहीं कि भाई सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में भी केवल डॉक्टर और इंजीनियर बन गए। आपके पास बहुत सारे लॉ, आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। बिहार के कुछ पत्रकार हैं जो कि पत्रकारिता में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। हम्म। तो आप उनको अपना आइडल माने और उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं भाई। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में आज वो टॉप न्यूज़ एंकर हैं। हाँ हाँ। तो उनसे आप सीख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ कला और फिल्म जगत के फील्ड में भी लोग अच्छा कर सकते हैं। वहाँ एक सबसे बड़ी चीज जो लोगों को वहां रोकती है, वहां जब गार्जियन, जब बच्चे वहां पे रह रहे होते हैं, तो उनको उनको गार्जियन ये बताते हैं कि स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, थोड़ा ऐसे 10-15 मिनट खेल लिया, उसके बाद से केवल पढ़ाई करो। हम्म। बट ये है कि केवल पढ़ाई ही तो एक ऑप्शन नहीं है ना। विराट कोहली हाँ। के मैथ में 3 नंबर आए थे, पर आज हम्म। उसने अपनी धनराशि कैलकुलेट करने के लिए एक सीए रखा हुआ है। हाँ। तो ये चीज है कि लोगों को ये समझना होगा कि केवल पढ़ाई ही एक रोजगार का ऑप्शन नहीं है। पढ़ाई आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाने में जरूर मदद करेगी, लेकिन आप लोगों को खेल कूद में भेजे। कितने ऐसे, आप अगर मैं पूछ दूं कि ये बिहार के फुटबॉलर का नाम बता या बिहार के क्रिकेटर का नाम बता, तो तू नहीं बता पाएगा। तू क्या, हम्म। इनफैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा भाई, क्योंकि है ही नहीं, तो बताएंगे हम कहाँ से। हम्म। तो ये है कि लोगों को अलग अलग फील्ड में भी हमें भेजना स्टार्ट करना होगा। हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे डोमेन्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। जैसे आज हमारे मनोज तिवारी जी हैं। हाँ हाँ। आज अगर उन्हें, वो यहाँ पे चुनाव लड़े, जीते, लेकिन आज उन्हें यहाँ जानता कोई कैसे है? उनकी सिंगिंग की वजह से। सिंगिंग, हाँ। तो उनकी जो, हाँ, उनकी जो कला थी, अगर उनके मम्मी पापा बोलते कि नहीं भाई चलो पढ़ाई करो, ये सब नहीं, नाच गाना, तो हम्म कला, जो भी लोग कला के क्षेत्र में हैं, उन्हें उनका भी सम्मान करना चाहिए। और जैसे कि हर, अब तू ये देख ले कि भाई हर राज्य की एक अपनी इंडस्ट्री है, तेलुगु, तमिल, पंजाबी। हम्म। आज आज हमारे पास भी जो भोजपुरी की इंडस्ट्री है, आज भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम लेते ही लोग क्या समझ जाते हैं? बल्गर, कि कुछ हाँ। ऐसे गलत ही होगा। अगर मैं कल की बात बताऊं तो कल मैं भोजपुरी गाने सुन रहा था, तो मेरे एक साथी ने पूछा कि तुम हम्म। ऐसी वैसी वीडियो तो नहीं देख रहे हो ना? मतलब ये, और इसमें, और ये इसमें कोई शेमफुल बात नहीं है। हम्म इस तरीके से हमने उसे प्रेजेंट किया है। हम्म। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप समाज में ये मैसेज देंगे तो लोग कैसे ही एक्सेप्ट करेंगे? आज जिसे पंजाबी नहीं आती वो भी पंजाबी गाने सुनता है। हाँ। उनकी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। आज जब साउथ की मूवीज हिंदी में डब होके आई तो वो ब्लॉकबस्टर बन गई, हम्म। है ना? RRR और हाँ। बाहुबली उसके उदाहरण है। तो हम्म। हमारी हमारी मूवीज अगर हिंदी में डब होके जाए, हम इस तरीके से काम करें, तो काफी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे भी, जहाँ के हम अच्छा कर सकते हैं। हाँ, पढ़ाई जरूर, पढ़ाई बहुत ही ज्यादा ज्यादा जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि पढ़ाई ही सब कुछ है। अगर हमारा लड़का स्विमिंग में अच्छा है तो हम उसे स्विमिंग में भेजे, खेलने में अच्छा है तो खेलने को भेजे। ये सारी चीजें हम देख के कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है, बट जो बिहार में ब्रिज बनते हैं, पुल बनते हैं, तो ये मतलब मैंने सुना है ऐसा, वहाँ का तो मुझे भी नहीं पता ज़्यादा, बट सुना है मैंने कि बहुत गिरते रहते हैं या कुछ भी ऐसा काम अच्छा नहीं होता है। तो उसके पीछे क्या कारण है? तो आए दिन न्यूज में लोग देखते रहते हैं हाँ कि बिहार में या तो सरकार गिर गई हाँ। या तो ब्रिज गिर गया। तो ना ही हमारे यहाँ सरकार स्टेबल है और ना ही हाँ हमारे यहाँ ब्रिज स्टेबल है। हाँ। अब इन दोनों में होड़ मची हुई है कि सबसे ज्यादा कौन गिरेगा, हमारी सरकार या हमारा पुल। तो देख भाई, अगर सिस्टम में ये है कि लोग इतने ज्यादा करप्ट हो जाएंगे, या हम्म फिर अगर 4 लोग मुख्यमंत्री आवास में बैठ के अगर सिस्टम को चलाएंगे, हम्म तो यही होगा। अगर उनसे बोला जाएगा कि भाई आपको एक्स अमाउंट हमारे तक पहुंचाना ही है, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग भी फिर ऐसे ही काम करेंगे। और अगर हमारे अंदर किसी भी चीज में फेल होने का डर ना हो, हम्म अगर कॉन्ट्रैक्टर को ये डर ना हो कि ये ब्रिज गिर गया तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या उसको आगे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, तब तो चलो वो अच्छा काम करे। लेकिन उसको पता है कि उसके उसके ऊपर सीधे मुख्यमंत्री आवास से किसी का हाथ है,
तो वो ऐसे ही काम करेगा भाई। और ये चीजें केवल ब्रिज के ऊपर ही नहीं है, हमारा पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हुआ पड़ा है। हुँ, अभी विगत कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी कि एक एक बंदे ने उसे बस स्टैंड बनाना था। उसने बस स्टैंड ऐसे बनाए थे कि रोड, रोड हुँ, के बाद नहर, और हुँ, नहर के बाद खेतों में उसने बस स्टैंड बना दिया था। ओके। तो लोगों ने पूछा कि भाई हम बस स्टैंड तक कैसे जाएंगे, उसने बोला मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है कि तुम वहां पे कैसे बैठोगे, मेरा काम बनाना था, मैंने बना दिया, तुम्हें तैर के जाना है तैर के जाओ, और उड़ के जाना है उड़ के जाओ, कूद के जाना है कूद के जाओ। तो ये चीजें अगर ऐसे है कि अगर हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर तय नहीं होगी, अगर हुँ, उत्तरदायित्व तो तय नहीं होगा, तो ऐसे ही काम होंगे। और हाँ। ऐसे काम करके हम सोचेंगे कि हमारा राज्य डेवलप हो जाए, भाई बिल्कुल नहीं हो सकता भाई।